हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट के और बीपीएससी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि सीडीपी के हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। आप लोग क्या करिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा। तो चलिए हम लोग सीडीपी की आज से क्लास स्टार्ट करते हैं यूपी टेट की। तो आप लोग क्या करिए, जो क्लास हो उसको बिल्कुल क्रम से लेना स्टार्ट कीजिए और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को भी समझिएगा और आंसर भी देने का साथ साथ प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेलविद आधारित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेलविद आधारित है। तो किस पर आधारित है। पहला कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा कह रहा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा कह रहा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और चौथा कह रहा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेलविधि आधारित है। यानी जो शिक्षण की खेल विधि है तो वो किस पर आधारित है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएगा, ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। किस पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। और थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न, निम्न बोल दो या तो प्राथमिक बोल दो, बात वही होती है। तो कहा जा रहा है कि निम्न या प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है, कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर भी ध्यान दिया जाए। शारीरिक वृद्धि मतलब क्या है, कि बच्चा फिजिकल रूप से भी मजबूत हो। जब बच्चा फिजिकल रूप से मजबूत होगा तो उसका माइंड और अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो वही कहा गया है कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर भी क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, खेल विधि होती है। क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर क्या होती है, आधारित होती है। खेल विधि से बच्चे में क्या होगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से बच्चा क्या करेगा, दोनों तरीके से मजबूत बनता है, इसलिए कहा गया। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिसलेक्सिया संबंधित है। जो डिसलेक्सिया होती है ये किससे संबंधित होती है, मानसिक विकार से संबंधित होती है, कि गणितीय विकार से संबंधित होती है, कि पठन विकार से, कि व्यवहारिक विकार से। ये आपको बताना है कि जो डिसलेक्सिया होती है ये किस चीज़ से संबंधित होती है। तो जो डिसलेक्सिया होती है ये पठन विकार से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, पठन विकार से संबंधित होती है। चलिए इसके बारे में और समझते हैं। डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी विकार होता है, जिसमें बालक को क्या होता है, अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है। यानी जो बच्चा होता है तो उसे क्या होता है, अच्छी तरीके से वो अक्षरों को पहचान नहीं पाता है। ठीक, तथा उनका अधिगम बाधित होता है। इस प्रकार इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। जो बच्चा पढ़ नहीं सकता है तो वो क्या कर सकता है, सुन तो सकता है अच्छी तरीके से, बोल तो सकता है। तो यही वही कहा गया है कि टीचर को क्या करना चाहिए, मौखिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या हो, बच्चे को प्रॉब्लम ना हो और बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सके। तो पूछा गया था कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया पठन विकार से क्या है, संबंधित है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के पराक्रम में अभिप्रेरणा क्या है। अब इसके बारे में समझते हैं। पहला कह रहा है सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है। ठीक, दूसरा है वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। अगला कह रहा है एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। अगला कह रहा है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का क्या
क्या करता है, सृजन करता है। चलिए इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं। कहा गया है कि अधिगम प्रक्रम में अभिप्रेरणा का क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम के प्रति क्या होती है, रुचि जो होती है वो उत्पन्न होती है, जो अधिगम को क्या करेगी, प्रभावी बनाएगी। आप लोग कुछ भी सीखेंगे तो जब तक आप लोगों को क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, तब क्या आप लोग उसको अच्छी तरीके से सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए क्या है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले क्या उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक, तो वही कहा गया है कि अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम के पराक्रम में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति क्या हो, रुचि एवं उत्सुकता भी बढ़े। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है तो कौन सा होगा, यही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था अधिगम के पराक्रम में अभिप्रेरणा क्या है, तो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का क्या करना, सृजन करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को। अब समझते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। दूसरा कह रहा है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। अगला कह रहा है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला कह रहा है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, अगर बच्चा न्यून दृष्टि से ग्रसित है तो आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए क्या करना चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगर बच्चा को आंख से मतलब दिखाई नहीं दे रहा तो बच्चे को सुनाई तो अच्छी तरीके से दे रहा होगा ना, तो वही कहा गया है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए क्या करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को सुन के अच्छी तरीके से सीख सके। और इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कक्षा 5 के अंतर्गत कौन आता है, प्राथमिक स्तर के बच्चे आते हैं। न्यून दृष्टि वाले बच्चों के लिए तथा समान बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए। जब आप समान बच्चों की तरीके व्यवहार करोगे तो बच्चों को क्या होगा, मतलब वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेगा। उसे ये नहीं लगेगा कि हमारे साथ क्या की जा रही है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। तथा उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक, तो वही कहा गया है कि श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ताकि बच्चे को ये न लगे कि नहीं हमें मतलब दिखाई नहीं दे रहा तो हमें क्या हो रहा है, हम चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस पर क्या हो, कोई नेगेटिव प्रभाव न पड़े। उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, जो सुनने वाली चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चा क्या कर सके, चीज़ों को सुन के अच्छे तरीके से सीख सके। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला कह रहा है श्रव्य साधन, दूसरा कह रहा है दृश्य साधन, तीसरा कह रहा है दृश्य और श्रव्य साधन दोनों, अगला कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दृश्य साधन। जो श्याम पट्ट होता है हमारा कैसा है, दृश्य साधन है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक, तो एक कहा गया कि वे साधन जिसमें बालक की दृष्टि यानी ज्ञानेंद्रियां यानी आँख हो गई तो प्रेरित होती हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, श्याम पट्ट हो गया, मानचित्र हो गए, रेखा चित्र, मॉडल, ये सब हम लोग क्या करते हैं, आंखों से देख कर ही तो सीखते हैं इनके बारे में। तो वही कहा गया है कि श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। तो ये कैसा है, ये दृश्य साधन है, यानी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, देखने से हम लोग क्या करते हैं, फिर सीखते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, ये आपको बताना है। श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं। पहला कह रहा है श्याम पट्ट पर लिखना, दूसरा कह रहा है प्रश्नों को हल करना, तीसरा कह रहा है प्रश्न पूछना, और जो चौथा है वो कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो सारे हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, मतलब पूरे हो जाएंगे। उपरोक्त सभी कौन कौन से, श्याम पट्ट पर लिखना भी,
प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं शिक्षण को कुशल बनाने के लिए। ठीक, तो अब चलिए इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। कहा जा रहा है शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक होता है? शिक्षक सभी शिक्षण कौशल में क्या हो? कुशल हो। अगर जब तक शिक्षक को सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो क्या शिक्षक अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे ना। तो वही कहा गया है कि शिक्षण को क्या करना चाहिए? हर एक कौशल में कुशल होना चाहिए। शिक्षण कौशल निम्न होते हैं, कौन कौन से? यही जो लिखे हैं, कौन कौन से? श्याम पट्ट कौशल हो गया, प्रश्न कौशल हो गया, स्पष्टीकरण और प्रतिपुष्ट कौशल। स्पष्टीकरण मतलब क्या होता है? कोई भी क्वेश्चन है तो बच्चे को अच्छी तरीके से क्या कर सके, उसको मतलब बच्चे को समझा सके। और फिर आता है प्रतिपुष्टि कौशल, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बच्चे को नहीं आती है तो बच्चा भी क्या कर सके, टीचर से पूछ सके उसको, और बच्चे फिर मतलब कि टीचर क्या कर सके, फिर से अच्छे तरीके से समझा सके, जब तक कि क्या हो, बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में ना आ जाए। तो वही कहा गया है कि निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? तो ये सारे जो है वो शिक्षण कौशल से क्या है, कुशलता से संबंधित है। कौन कौन? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, क्या होता है? कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। दूसरा कह रहा है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला कह रहा है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला कह रहा है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यानी कक्षा में क्या कर रहे हैं विद्यार्थी जो तो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी बच्चों को मना नहीं करना है कि वो प्रश्न ना पूछें, ठीक, जबकि उनको क्या करना है, आप लोगों को एज ए टीचर बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि बच्चे अपने क्वेश्चन या कोई भी बात हो तो आप लोगों से क्या कर सकें, अच्छी तरीके से बता सकें, ताकि आप लोग क्या कर सकें, उन बच्चों की प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। और चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसकी उत्सुकता को क्या होता है, शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए तथा छात्र को विषय वस्तु संबंधी सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विषय से संबंधित शिक्षण में उनकी रुचि बनी रहे तथा अधिगम बिना अवरोध के सतत रूप से क्या हो, चलता रहे। अगर बच्चे को चीज़ मतलब सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर बच्चे को क्या होगा, वो चीज़ कठिन लगेगी और जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो भी दूर हटेगा। इसलिए क्या करना है, टीचर को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहना है, ठीक, ताकि क्या हो, बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा की किंडर गार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। तो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किया है, ये पूछा गया है। पहला कह रहा है टी.पी. नन ने, दूसरा कह रहा है स्पेंसर ने, तीसरा कह रहा है फ्रॉवेल ने, चौथा कह रहा है मॉन्टेसरी ने। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रॉवेल ने की थी। किसने की थी? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था फ्रॉवेल ने। किसने किया था? फ्रॉवेल ने किया था। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा फ्रॉवेल के बारे में। तो मनोवैज्ञानिक फ्रॉवेल ने क्या किया था? 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था। तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया था इन्होंने। क्या किया था? खोला था। कहाँ पे खोला था? जर्मनी में किया था, और इसका प्रतिपादन भी किया था। किंडरगार्टन का अर्थ क्या था, इसके बारे में समझते हैं। इसका अर्थ था बच्चों का बगीचा था। अर्थात फ्रोवेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ क्या होता है, स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी तरह बच्चों की देखभाल से उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का क्या होता है, विकास होता है। तो वही कहा गया है। जब तक मतलब वही कहा गया, जैसे पौधा नहीं होता है तो जितने अच्छी तरीके से आप लोग क्या करोगे, उसको देखभाल करोगे तो वो क्या होगा, आगे चल के उतना ही अच्छा बन जाता है। इसी तरीके से बच्चे के लिए बोला गया है कि जिस तरीके से आप बच्चों के साथ बिहेवियर करोगे, जितनी अच्छी देखभाल करोगे तो वो भी क्या होगा, उसी तरीके से आगे चल के बनता है। ठीक, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभिभावक
एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे। ये किसके लिए बोला गया है, टीचर के लिए बोला गया है कि अगर एक अध्यापक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, दूसरा कह रहा है अभिभावक को लिखेंगे, तीसरा कह रहा है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और चौथा कह रहा है बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप क्या करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक। यदि छात्र का अभिभावक विद्यालय में किसी कारणवश मिलने नहीं आते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, वहां स्वयं जाना चाहिए, अभिभावक से मिलने उनके घर जाएं तथा छात्र से संबंधित समस्याओं का अभिभावक से क्या करें, वार्तालाप करें। तभी आप लोगों ने देखोगे पेरेंट्स मीटिंग हुआ करती है, इसलिए कराई जाती है कि क्या हो, जो छात्र की चीज़ें हो, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो तो क्या जो छात्र नहीं बता सकता है टीचर से तो वो क्या करें, अध्यापक बताएं। मतलब कि वो पेरेंट्स बच्चे के क्या करें, अध्यापक से बताएं जाके, जिससे क्या हो, जो मतलब वो होंगे टीचर होंगे तो क्या करेंगे, पेरेंट्स की बात को सुनेंगे कि उनके बच्चे को किस तरीके से प्रॉब्लम है, तो फिर टीचर क्या करेंगे, सोल्यूशन बताएंगे, जिससे बच्चा की जिससे क्या होगा, बच्चे की ग्रोथ आगे बढ़ेगी और बच्चे में क्या होगा, डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर है जो कि क्या होगा, करेक्ट होगा। पहला कह रहा है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। अगला कह रहा है बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। अगला कह रहा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठा अवधि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसमें चौथा हो जाएगा। चौथा हमारा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या है, एक अनूठा अवधि है। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वही हो जाएगा और इसके बारे में समझते हैं। तो कहा गया है कि बचपन की सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या होती है, एक अनूठी अवधि होती है। क्योंकि बचपन से ही तो होता है बच्चे का क्या होता है, वृद्धि भी आगे बढ़ेगी चल के और उसमें क्या होगा, परिवर्तन आएगा, हर तरीके से आएगा। जैसे बच्चा क्या होगा, बड़ा होता चला जाता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, हर तरीके से उसके बिहेवियर में भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, अब क्या दिया जाता है, इनके बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को बोलना की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना। अगला कह रहा है निम्न कोटि के पठन को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें। ठीक। अब अगला क्या कह रहा है, अगले के बारे में समझते हैं। अगला कह रहा है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को क्या करना, अभ्यास कराना। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा हो जाएगा। ठीक। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पूर्व ये आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, कि शिक्षक छात्रों को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप की क्या करें, जानकारी दें तथा अधिक से अधिक उन प्रश्नों का क्या करें, अभ्यास भी करवाएं। अगर टीचर नहीं अच्छे से अभ्यास करवाएंगे तो क्या बच्चा उतने अच्छे तरीके से पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो वही कहा गया है कि एग्जाम के पहले टीचर को क्या करना है, बच्चों को जो मतलब क्वेश्चन आने हो तो उनको अच्छी तरीके से समझाना है ताकि बच्चा क्या कर सके एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सके। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है असंगठित घर से आने वाले बच्चे सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो कब करेगा? पहला कह रहा है सुनिर्मित पाठों में, अगला कह रहा है स्वतंत्र अध्ययन में, तीसरा कह रहा है नियोजित निर्देश में और चौथा कह रहा है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। किसमें? स्वतंत्र अध्ययन में। तो असंगठित घर से आने वाले बच्चों में उनके वार्तालाप का प्रभाव क्या होता है? पड़ता है। उनके वार्तालाप का प्रभाव क्या होगा? अवश्य पड़ता है, जिससे उनमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का क्या होता है? अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव से बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। तो वही कहा गया है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किसमें करेंगे? तो वो करेंगे स्वतंत्र अध्ययन में। किसमें करेंगे? स्वतंत्र अध्ययन में करेंगे। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुछ विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में समझते हैं। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। दूसरा कह रहा है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। अगला कह रहा है उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाचार्य को सूचित कर देंगे। अगला कह रहा है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएं। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यदि कुछ विद्यार्थी क्या है कक्षा में अध्ययन में चित्तवृत्ति नहीं है, यानी जो मतलब आप पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएं। जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? फिर बच्चे को सीखने में मन ही नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें क्या करें? बताएं। कहा जा रहा है कि अध्ययन में चित्तवृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि न लेना है। जो इसका अर्थ होता है चित्तवृत्ति का, तो मतलब क्या है कि अध्ययन में रुचि न लेना, यानी जो पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे का क्या उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका अर्थ वही हुआ, क्या हुआ कि बच्चे का अध्ययन में रुचि न लेना। अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने विषय वस्तु से संबंधित उनकी रुचि के अनुसार क्या करना चाहिए? शिक्षण कराना चाहिए। यानी बच्चे का किसमें इंटरेस्ट है उसी हिसाब से क्या करना है? आपको पढ़ाना है। शिक्षण कार्य को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायता सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। मतलब कुछ भी करके इस तरीके से मतलब करना है कि क्या हो, बच्चे को समझ में आए चीज़ और बच्चे को क्या इंटरेस्ट हो। जब तक बच्चे को इंटरेस्ट नहीं हो तो वो चीज़ को क्या करेगा? अच्छी तरीके से नहीं समझेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रुचिकर बनाना है पाठ्यक्रम को। फिर बच्चे को क्या होगा? जब इंटरेस्ट आएगा तो फिर वो क्या करेगा? चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेगा। तो वही कहा गया है कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का भी आपको प्रयोग करना है, लेकिन बच्चे को क्या हो? इंटरेस्ट आए, इस तरीके से क्या करना है? पढ़ाना है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो फिर इसके बारे में क्या कहा जाएगा? पहला कह रहा है संवेदन प्राणोद अवस्था, दूसरा कह रहा है औपचारिक अवस्था, तीसरा कह रहा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था और जो चौथा है वो कह रहा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यानी कहा जा रहा है कि बच्चा जब तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है तो वो मतलब कौन सी उसकी एज होती है, यही आपसे पूछा गया है। इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो इसे क्या कहा जाएगा? यानी कौन सी वो एज होती है? पहले कह रहे संवेदन प्राणोद अवस्था, दूसरा कह रहा है औपचारिक अवस्था, तीसरा कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और जो चौथा है वो कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है? लॉजिकल मतलब चीज़ों के बारे में मतलब लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, यानी तार्किक रूप से क्या करता है? चीज़ों को सोचने लगता है। बच्चा क्या करता है? लॉजिक लगाने लगता है। और जो ये एज होती है हमारी, ये भी आपको याद रखना है कि जो मूर्त
क्रियात्मक अवस्था होती है ये हमारी कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो ये हमारी 7 से लेके 11 वर्ष तक की होती है। ठीक, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, चिंतन तर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये किसके अनुसार बताई गई थी अवस्था, ये बताई गई थी जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण की अवस्था यानी कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कहाँ से कहाँ तक की होती है, ये होती है हमारी 7 से 11 वर्ष तक की। बालक की किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क, वितर्क, एकाग्रचित्त आदि गुणों का क्या होता है, विकास होता है। तो ये हमारी कौन सी अवस्था है, ये है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो किसके द्वारा पहचाना गया था, पहला कह रहा है कोलबर्ग के द्वारा, दूसरा कह रहा है एरिक्सन के द्वारा, तीसरा कह रहा है स्किनर के द्वारा और जो चौथा है वो कह रहा है पियाजे के द्वारा। ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, किसके द्वारा पहचाना गया था कि बच्चे की क्या होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं, सुस्पष्ट मतलब अवस्थाएं होती हैं। तो ये पहचाना गया था पियाजे के द्वारा, पियाजे ने बताया था। पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचान किया गया था। ठीक, पहचाना था मतलब जिसे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब कौन कौन से 4 स्तर थे इनके बारे में समझ लेते हैं। पहला था संवेदी गतिकावस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और जो तीसरी थी वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और जो चौथी थी वो थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इनके बारे में एज के बारे में समझ लेते हैं। जो संवेदी गतिकावस्था थी हमारी, ये थी 0 से लेकर 2 साल तक की। कहाँ से कहाँ तक की थी, 0 से लेकर 2 साल तक की थी। इसके बाद फिर जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी ये थी हमारे 2 से लेकर 7 साल तक की। फिर तीसरी आती है वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये थी 7 से लेकर 11 साल तक की थी। अगली आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये थी हमारी 11 से लेकर 15 साल तक की। कहाँ से कहाँ तक की थी, 11 से लेकर 15 साल तक की थी। ठीक, तो यही आपको याद रखना है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो किस मनोवैज्ञानिक ने पहचाना था, तो ये पहचाना था हमारे पियाजे साहब ने। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, निषेधात्मक होनी चाहिए कि अग्र सक्रिय होनी चाहिए कि संवेदनात्मक होनी चाहिए कि उदासीन होनी चाहिए। ये आप लोगों से पूछा गया है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, पहला कह रहा है निषेधात्मक, दूसरा कह रहा है अग्र सक्रिय, तीसरा कह रहा है संवेदनात्मक, अगला कह रहा है उदासीन। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अग्र सक्रिय। क्या हो जाएगा, अग्र सक्रिय हो जाएगा। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए ताकि उनके कार्य में क्या हो, भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। ठीक, इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ताकि बच्चा क्या कर सके, सही रास्ते पर जा सके और जो उसको प्रॉब्लम हो तो उसका क्या हो, सलूशन भी अच्छी तरीके से हो सके। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने क्या किया होगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझा भी होगा। आप लोग क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते चलिए ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, अगर आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझोगे तो आप लोग क्या होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको क्या करना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बचपन का
सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। पहला कह रहा है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। अगला कह रहा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। अगला कह रहा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या है? एक अनूठी अवधि। ये क्वेश्चन शायद आप लोगों का हो चुका है आगे। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक की आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगला कहा जा रहा है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब ऑप्शन कह रहा है निम्न कोड के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें। अगला कह रहा है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्र को क्या करना? अभ्यास कराना। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्र को क्या करना? अभ्यास कराना। ठीक, ताकि बच्चा क्या कर सके, को जो मतलब पेपर आए तो उसमें क्या कर सके, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सके। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है। ठीक, ऊपर ये वाला भी हो गया था। और जो ये लास्ट क्वेश्चन है असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? तो ये करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। ये भी आप लोगों का हो चुका है। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिए ताकि आप लोग क्या कर सको, मतलब ताकि आप लोगों को क्या हो सके, हर एक क्वेश्चन को जब अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आप लोगों को क्या होगा, चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।